लेक्चर नंबर 5 हमने जो डिस्कस करना है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। तो बच्चों एक हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है, इस सेमी सर्कुलर वायर या आप ये कह लो कि हमारे पास आर्क है, तो इस आर्क का हमने सेंटर ऑफ मास जो है उसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम जो थ्योरी बनाएंगे ना वो है लेट m बी दी मास एंड r बी दी रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर का जो टोटल मास कंसिडर करेंगे ये कैपिटल M है और जो रेडियस होगा वो है r। तो ये हम यहाँ से रेडियस बना लेते हैं। रेडियस जो है वो है हमारे पास r रेडियस। नेक्स्ट है टेक इट्स सेंटर एज ओरिजिन। r का सेंटर जो है इसको हमने ओरिजिन मान लिया एंड लाइन जॉइनिंग इट्स एंड एज एक्स एक्सिस। तो r का एक ये एंड है एक ये एंड है, इससे हमने एक लाइन पास करवा ली। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और अगर ये ओरिजिन है तो अपवर्ड वैल्यू जो है वो फिर अपवर्ड लाइन जो बनेगी वो है प्लस y। लेट्स इट्स रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये हमने जो रेडियस माना है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और अगर हम इस रेडियस वेक्टर को यहाँ से मूव करवा के नेक्स्ट आगे तक लेके जाएं तो लेट्स सपोज के यहाँ से मूव करके ये रेडियस ये इधर आ गया। अब ये वाली जो लाइन जा रही है ये जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा डी थीटा एंगल। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर रेडियस करे तो एंगल कितना बन गया डी थीटा। व्हेन रेडियस रोटेट्स फर्दर इट मेक्स एन एंगल डी थीटा, इट गिव्स आर्क लेंथ आर इंटू डी थीटा। इसका क्या मतलब कि अगर रेडियस वेक्टर रोटेट करके जा रहा है एंगल कितना बना रहा है डी थीटा। अब आपके पास ये एक आर्क लेंथ बन रही है। अब बच्चों ये जो आर्क लेंथ है ना ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे फार्मूला S इक्वल टू आर थीटा से। तो S क्या बनेगा, ये आपके पास आर्क लेंथ है, R की जगह क्या आ जाना है, R की जगह आ जाना है कैपिटल R, और ये जो आपके पास थीटा है वो है डी थीटा। तो अगर आपके पास एक आर्क लेंथ है, ये एंगल अगर डी थीटा है, ये आपके पास अगर आर्क लेंथ है तो इस आर्क लेंथ की वैल्यू S इक्वल टू आर थीटा के फार्मूला से हम ड्रा कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी R इंटू डी थीटा। और सपोज़ ये जो हमारे पास आर्क लेंथ बन रही है इस आर्क लेंथ का मास जो है वो है DMS। तो अब अगर आपके पास ये आर्क लेंथ है, इतनी आर्क लेंथ अगर आप इधर बनाएं, इतनी ही इधर, इतनी ही ऊपर, तो ये पूरा आपके पास ये जो टोटल सेमी सर्कल है ना ये कवर हो जाएगा आर डी थीटा के साथ। व्हेन वी टेक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एट राइट एज ऑफ वायर, वायर का जो राइट एंड है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 0 डिग्री, मतलब यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करें। और उसके बाद ये जो आर्क रेडियस वेक्टर है यानी सेंटर से इस साइड तक इस एंड तक का ये जो डिस्टेंस बनेगा ये भी तो रेडियस बनेगा, और जब इसने ये पूरा रोटेट होना है तो ये सेमी सर्कल बनना है। और जब ये सेमी सर्कल बनेगा एज थीटा ग्रेजुअली इंक्रीजेस टू पाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी पाई कह लो या आप कह लो कि 180 डिग्री। The element makes all its position on the wire, that is whole wire is covered। तो ये पूरी वायर कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट जो है जितना एलिमेंट यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, अब आप ये एलिमेंट ड्रा करते जाएं तो आपके पास ये पूरी आर्क जो है वो कवर हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई इसकी थ्योरी, और हमने अब सॉल्व करना है इसकी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम बनाएंगे सेंटर ऑफ मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए वो हमें पता है,
बस फार्मूला हमने लिखना है और हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो एज वी नो दैट center of mass is x center of mass equal to integral x into dm divided by total mass। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। कैपिटल M क्या बनेगा? कैपिटल M इस पूरी वायर का मास, स्मॉल m ये जो आर्क लेंथ है इसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास dm इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और dm जो है इसको हम लेंथ एलिमेंट की फॉर्म में ये जो या लेंथ की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे जी। नाउ लीनियर mass density equal to total mass per unit length। तो अब पहली बात हम किसके लिए हमेशा कंसिडर करते हैं? सिस्टम के लिए। अब इस बार हमारा सिस्टम जो है ना वो है सेमी सर्कुलर वायर। तो लीनियर मास डेंसिटी जो है वो है लैम्डा, टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? अगर ये पूरा सर्कल बन जाए तो सर्कल की लेंथ जो है वो तो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के केस में जो लेंथ बननी है वो है हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस जो है वो है पाई इंटू रेडियस, और रेडियस जो है वो है कैपिटल R। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ये हमने किसके लिए सॉल्व कर लिया? ये हमने सॉल्व कर लिया है फॉर आर्क, या आप ये कह लो फॉर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नाउ फॉर लेंथ एलिमेंट ऑफ मास dm। तो dm मास के लिए अगर हम सॉल्व करें, अच्छा जी बेटा, अब dm मास के लिए क्या हो जाएगा? ये जो फार्मूला है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी फिर क्या बन गई? लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू टोटल मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी तो लैम्डा, टोटल मास इस पोर्शन का ये है dm, और डिवाइडेड बाय लेंथ क्या बनेगी? लेंथ बनेगी आर्क लेंथ, और इस आर्क लेंथ की वैल्यू क्या निकाली हुई है? r इंटू डी थीटा। तो आर्क लेंथ की जगह वैल्यू आ जाएगी r इंटू डी थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 आप देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा, 3 की लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा। लैम्डा किसके लिए? होल लेंथ के लिए, और आर्क लेंथ के लिए आपके पास ये पोर्शन। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी dm डिवाइडेड बाय r इंटू डी थीटा इक्वल टू m डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल R से कैंसल आउट। यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी dm मास इक्वल टू m
डिवाइडेड बाय पाई इनटू डी थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दें। अब ये जो डी एम की वैल्यू निकली है ना, इसको बस हमने यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, अब बच्चों अगली बात यह है कि हमें इस एक्स पोजीशन का पता नहीं है। एक्स पोजीशन जो है इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एक्स पोजीशन कैलकुलेट करनी है, मतलब ये जो आर्क लेंथ है वो एक्स एक्सिस से किस फासले पे है। तो ये जो आर्क लेंथ है ये एक्स एक्सिस से इसका फासला निकालना है। तो अब आप क्या करो, ये जो आपके पास आर है इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। एक पार्ट जो है वो हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में। अब थीटा की डायरेक्शन में जो वैल्यू जा रही है वो तो एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू वर्टिकल वैल्यू क्या मिलेगी? ये हमें वाई मिलेगी। तो आर्क लेंथ, ये जो आपके पास आर्क है, अब ये इस लाइन में नहीं है। ये जो आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट ना ही वाई एक्सिस में है ना ही एक्स एक्सिस में है, बल्कि ये जो एलिमेंट है ये एक्स और वाई प्लेन में है। अगर ये एक्स और वाई प्लेन में है तो हमें इसकी पोजीशन जो है इसको किस तरह से फाइंड करना है? आप देखो कि अब आपके पास ये एलिमेंट पड़ा हुआ है और इस एलिमेंट का मास dm है और ये x और y प्लेन में है और किस डिस्टेंस पे है ओरिजिन से? r डिस्टेंस पे। और हमें निकालना है इस एलिमेंट की वैल्यू अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके r से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो ये आपके पास x और y एक्सिस में वैल्यू आ जाएगी y। अब x को कैलकुलेट करना है, तो x एक्सिस को सॉल्व करना है, मतलब मुझे बेस को सॉल्व करना है। बेस को सॉल्व करने के लिए cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बनेगा? बेस आपके पास बनेगा अलॉन्ग x एक्सिस वैल्यू x, ये आपके पास बेस है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो आपके पास आ जाएगा r। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो r cos थीटा इक्वल टू x। तो अगली बात हमें क्या चाहिए थी कि ये जो आपके पास r कंपोनेंट है ये x एक्सिस से किस फासले पे है? ओरिजिन से इसका जो x डिस्टेंस तक का जो फासला होगा वो है r cos थीटा। तो अगली बात जो है बस हमें इस x की वैल्यू जो है वो भी, इसका भी पता चल गया। Now position of element along या at x distance from origin is x इक्वल टू r cos थीटा। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 5। पुट इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू x की वैल्यू r cos थीटा इंटू डी एम की वैल्यू m बटा पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब बच्चों आप देखो कि जो आपके पास इंटीग्रेंड है वो आपके पास थीटा बन गया, मास और पोजीशन की बजाय अब एंगल बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो अब हम इस पूरे सिस्टम को जो इंटीग्रेट करेंगे वो है 0 से पाई, 0 से पाई। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मैंने एक पार्ट अभी इसका सॉल्व किया, मैंने सिर्फ इसको अभी अलोंग x एक्सिस इसकी पोजीशन निकाली है। अभी मैंने y एक्सिस में इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये मास किधर है? x और y प्लेन में। तो पहले x एक्सिस में चेक करेंगे, उसके बाद फिर y एक्सिस में चेक करेंगे।
तो एक्स सेंटर ऑफ मास जी इक्वल टू m ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मास। इसको मैंने अलग कर लिया, इंटीग्रल इस r को भी बाहर निकाल लें, फिर ये r आ गया और उसके बाद आ गया cos थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, 0 से पाई। तो मास से तो कैंसल आउट, बाकी जो वैल्यू बच रही है वो है जी एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r बटा पाई इंटू कॉस थीटा। कॉस की जो इंटीग्रेशन बनेगी ये है साइन थीटा और वैल्यू आ गई 0 टू पाई। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r बटा पाई इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पुट कर लें पाई माइनस साइन 0 डिग्री। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r बटा पाई इंटू साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 0 माइनस साइन पाई 0 और साइन 0 0, तो 0 माइनस 0 0, तो आपके पास एक्स सेंटर ऑफ मास जो है ये बनेगा 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। नाउ ये सारे स्टेप अब हमने करने हैं वाई एक्सिस के लिए। नाउ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, now position of element at y distance, now position of particle at y distance from origin is, तो y एक्सिस में अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर y एक्सिस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास है r, तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल टू r साइन थीटा। तो y एक्सिस में हमें पोजीशन क्या मिल गई, y इक्वल टू r साइन थीटा। इसको बेटा आप कह दो इक्वेशन नंबर 6। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई, एक इक्वेशन नंबर 4 मुझे पता है। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 4 और 6 को दोबारा से पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। Now put equation number 4 and 6 in equation number 1। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, तो इक्वेशन नंबर 1 में पहले x था, तो अब आपने क्या करना है, अब ये x बन जाएगा y, और इसको भी आप लिख लो y। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें y एक्सिस में अब कैलकुलेट करके देगी सेंटर ऑफ मास, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने y पुट कर लेना है। तो y की वैल्यू आ गई r cos थीटा की बजाय साइन थीटा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय dm, या आप इसको लिख लें कि ये यहाँ पे पुट इन 1 की बजाय आप लिख लो, एक और इक्वेशन बना लेते हैं। नाउ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस इज, तो y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये बल्कि लिख दिया
ये बन गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर 7 बोल दें। और यहाँ पे आप लिख लो, इस जगह पे आपने लिख लेना है पुट इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 इन 7। अब ये एग्जैक्टली कंपेरेबल हो जाएगा। अब बच्चों दोबारा से वही काम, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 मॉडिफाई हो रही है बाय सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m बटा पाई मल्टीप्लाई बाय 1/m इंटीग्रल 0 टू पाई, और r को इंटीग्रेशन से बाहर, और उसके बाद आ गया साइन थीटा इनटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन करें ना ज़रा इसकी, और वाई एक्सिस में हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। अच्छा जी, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मास से कट गया r डिवाइडेड बाय पाई इनटू साइन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 टू पाई r बटा पाई इनटू माइनस को बाहर निकालें, उसके बाद काज थीटा की जगह आ जाएगा पाई माइनस काज 0 डिग्री माइनस r डिवाइडेड बाय पाई काज 0 -1 माइनस काज 0 1। तो आंसर आएगा माइनस r बटा पाई इंटू -2, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके तो बन जाएंगे +2। तो सेंटर ऑफ मास जो है, इस वायर का सेंटर ऑफ मास जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +2 r डिवाइडेड बाय पाई विच इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ which is the center of mass of semicircular wire or arc length। तो ये था जी बच्चों हमारा आर्टिकल। एक वायर जो है वो आपने लेनी है, अगर प्लेन में है तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेक करेंगे। अगर एक डायमेंशन है, मतलब अगर सिर्फ मास की डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला फार्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाई एम। अगर वाई एक्सिस में कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वाई डी एम ओवर एम। और अगर आपके पास एक्स और वाई प्लेन दोनों में आ रहा है तो फिर आपने एक दफ़ा अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिस्टम को सॉल्व करना है, फिर जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।